हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 8 नरई, लेखक डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी। विद्यार्थियों, हम सब पाठ 8 नरई पढ़ रहे थे। मैंने बताया भी था, नरई एक घास होती है जो जलाशयों में तालाबों में पाई जाती है बरसात के मौसम में। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी। पिछले वीडियो में हमने अब तक यह पढ़ा कि लेखक जो हैं वे पश्चिम बंगाल से लौट रहे हैं, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर खड़े हैं। महानंदा एक्सप्रेस से वे प्रयागराज लौटने वाले हैं, इलाहाबाद आने वाले हैं। और साथ में लेखक अपनी आदतों का भी वर्णन करते हैं कि जहाँ ट्रेन रुकती है वहाँ पर वे थोड़ी देर उतरकर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखते हैं। साथ में यह भी लेखक बताते हैं कि महानंदा एक्सप्रेस अक्सर देरी से चलती है क्योंकि उसे दूसरी ट्रेनों को रास्ता देना होता है। साथ में लेखक यह भी बताना नहीं भूलते हैं कि उन्हें नीचे की सीट मिल जाती है और उन्हें लगता है जैसे उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया है। कांच की खिड़की के पास बैठकर वे बगल आसपास के दृश्यों को देखा करते हैं। यह भी लेखक बताते हैं कि उन्होंने स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे अनानास खरीदे और अनानास बेचने हाकर ने उनके साथ छल कर लिया। लेखक बताते हैं कि गाड़ी आगे बढ़ती है न्यू जलपाईगुड़ी से, तो वहां पर चारों तरफ केला और अनानास के खेत दिखाई पड़ते हैं। बिहार नज़दीक आता है तो बंगाल के बाद बिहार का जो पहला स्टेशन है वह है किशनगंज। वहाँ से बिहार शुरू होता है। लेखक वहाँ के घरों का वर्णन करते हैं, जूट की खेती का वर्णन करते हैं, आम कटहल और केले, सुपारी और नारियल, धान के खेतों का वर्णन करते हैं, उनके पेड़ों का वर्णन करते हैं। साथ में ही वहाँ पे जूट किस तरह से पैदा की जाती है उसका भी लेखक वर्णन करते हैं। इसके बारे में भी बताते हैं कि आखिर उस जूट का उपयोग कहाँ कहाँ पर और किन चीज़ों में किया जाता है। जूट को देख करके लेखक को अपने गांव की सनई याद आती है जिसका उपयोग रस्सियाँ इत्यादि बनाने में किया जाता है। लेखक आगे बताते हैं कि जूट को अगर हम पोखरे में डालते हैं सड़ाने के लिए, जिससे उससे हम रेशे तैयार कर सकें, तो उसका परिणाम यह होता है, दुष्परिणाम यह होता है कि जूट के कारण पूरा तालाब का पानी गंदा हो जाता है। आगे लेखक यह भी बताते हैं कि तालाबों के किनारे लोग बैठे हुए मछली पकड़ रहे थे। और साथ में ही लेखक खेतों में उपयोग में लाई जाने वाली जोताई बुआई रोपाई निराई जैसी वस्तुओं को भी बताते हैं जो खेती से संबंधित बातें हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था यह पाठ यात्रा वर्णन है, अर्थात आप कहीं पर जाते हैं तो जो कुछ देखते हैं समझते हैं उसको अपने अनुसार आप लिखते हैं, तो वही यात्रा वर्णन है। और उधर कालियाचक में क्या हो रहा है? कालियाचक स्थान का नाम, दूर नहीं है मालदा, मालदा स्थान का नाम। प्रसिद्ध है आम के लिए बंगाल का जिला मालदा। अब यहाँ पर आपका पहला प्रश्न यह बना कि परिच्छेद में आए हुए स्थानों के नाम, तो एक हुआ कालियाचक, दूसरा हुआ मालदा। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि मालदा जिला इसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा आम के लिए। तीसरा प्रश्न यह बनता है कि मालदा इस राज्य का जिला है, तो बंगाल का। उसी जिले का एक उपनगर है कालियाचक। कालचक्र का तद्भव रूप, तद्भव यानी बिगड़ा हुआ रूप है कालियाचक, यानी शुद्ध रूप क्या है? कालचक्र। कितना विद्रूप हो गया है तद्भव, विद्रूप यानी बुरा खराब, तद्भव अर्थात उस वही भाव लिया हुआ, उसी के जैसा नाम होना। यहाँ पे आपका फिर अगला प्रश्न बनता है कालियाचक किस जिले का उपनगर है, तो उत्तर होगा आपका मालदा जिले का उपनगर है। दूसरा प्रश्न बना कालियाचक किसका तद्भव रूप है, तो उत्तर होगा कालचक्र का। यह उपनगर बांग्लादेश की सीमा रेखा पर
अवस्थित है। अवस्थित मतलब स्थित है। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कालियाचक के बारे में, जो मालदा जिला का एक उपनगर है और यह बंगाल में है। मालदा जिला, उसका वास्तविक नाम कालचक्र है। लेखक कहते हैं बिगड़ा हुआ नाम कालियाचक, यह विद्रूप है, बुरा लग रहा है और यह बांग्लादेश की सीमा रेखा पर स्थित है। बांग्लादेश हम जानते हैं कि बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल के ऊपर का एक देश है, वहां पर है। अगला प्रश्न यह बना कि बांग्लादेश की सीमा रेखा पर अवस्थित स्थान का नाम, तो उत्तर होगा कालियाचक। सीमा रेखा पर बाड़ खड़ी है। बाड़ यानी जो बाउंड्री लाइन बनाई गई है, वहां पे घेरा लगाया गया है। बाड़ के दोनों ओर खेत हैं। पुलिस और बीएसएफ है। खेत में मजदूर किसान काम कर रहे हैं। किशनगंज के बाद परिदृश्य बदल जाता है। उत्तर बिहार का वह विस्तृत भूभाग आरंभ होता है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी विनाश लीला करता है। अब यहाँ पर लेखक यह बताना नहीं भूल रहे हैं कि कालियाचक जो है वह बंगाल की सीमा रेखा से डटा हुआ है। वहां पर सीमा रेखा दोनों देशों की सीमाओं को बांटने के लिए वहां पर बाड़ लगाई गई, घेरा लगाया गया, तार खींचे गए हैं। एक तरफ जो है बांग्लादेश है, दूसरी तरफ भारत है। दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं, दोनों तरफ की जो पुलिस हैं, वो बाढ़ के पास में, सीमा रेखा के पास में मुस्तैद हैं, खड़े होकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। वहाँ के दृश्य का वर्णन लेखक करते हैं कि वहाँ जो खेत खलियान है, वहाँ पर मजदूर किसान काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मजदूर किसान है, बीच में डैश आया, मजदूर किसान, ये शब्द युग्म हो गया आपका। और आगे लेखक बताते हैं कि वहाँ से आगे बढ़ने पर किशनगंज आता है, तो वहाँ का जो दृश्य है, नज़ारा है, वह बदल जाता है। किशनगंज उत्तर बिहार का एक बड़ा भूभाग यानी जमीन का क्षेत्र है, वह वहाँ से आरंभ होता है। बिहार जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी विनाश लीला करता है। विनाश लीला यानी खेल करना, विनाश करना, नष्ट करने का खेला करना। प्रतिवर्ष यानी हर साल बाढ़ आती है, तो आप जानते ही हैं बाढ़ आने पर चारों तरफ पानी ही पानी भर जाया करता है। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, वहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आया करती है। जहां तक देख पा रहा हूँ पानी ही पानी, पेड़ रूख पानी में, पेड़ रूख शब्द युग्म हो गए, घर द्वार पानी में, कहाँ गए लोग, कहाँ गए पशु पक्षी। बाढ़ तो 1 महीने पहले आई थी, लेकिन अभी भी पानी उतरा नहीं। भौगोलिक दृष्टि से भी उत्तर बिहार का यह अंचल यानी क्षेत्र धसा हुआ, धसा यानी नीचे है। प्रतिवर्ष हवाई सर्वेक्षण यानी ऊपर से उसका निरीक्षण किया जाता है। लेखक यहाँ पर उत्तर बिहार के भूभाग का, वहाँ की जमीन का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वहाँ पर हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ आती है, जिससे बहुत नुकसान होता है। लेखक कहते हैं कि मैं जहाँ तक ट्रेन में बैठे बैठे देख पा रहा हूँ, चारों तरफ केवल पानी ही पानी फैला हुआ है। पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, घर दरवाजे हैं, खेत खलियान हैं, सब पानी में डूबे हैं। लेखक को चिंता होती है कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे बाढ़ में, वे कहाँ गए। वहाँ के पेड़ों पर निवास करने वाले पक्षी, वहाँ के वहाँ पर रहने वाले पशु, वे सब बाढ़ आने पर कहाँ गए। लेखक कहते हैं कि विनाश जब होता है, बाढ़ जब आती है, तो बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। 1 महीना बीत गया है बाढ़ आए हुए, लेकिन अभी तक वहाँ का पानी कम नहीं हुआ है, लोग अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं। भौगोलिक में इक प्रत्यय है। आपको मैंने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया हुआ है। पहले जब मूल शब्द हो, उसके बाद में अगर कोई शब्द जोड़ा जाता है तो वह प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे भूगोल में इक जोड़ा तो इक प्रत्यय है। लेखक आगे बताते हैं भूगोल के हिसाब से उत्तर बिहार का यह जो क्षेत्र है, किशनगंज इत्यादि का क्षेत्र, वह थोड़ा नीचे है। लेखक यह भी बताना नहीं भूल रहे कि जमीन पर कोई भी नेता नहीं आ रहा है, सब ऊपर ऊपर से आते हैं।
हवाई जहाज से वहाँ का नज़ारा देखते हैं और चले जाते हैं। कोई भी यह प्रयास नहीं कर रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ पर बाढ़ न आए, बाढ़ आए भी तो लोगों को नुकसान न उठाना पड़े। आप जानते हैं कि बाढ़ आने से बहुत विनाश होता है। यहाँ पे आपका स्वमत का प्रश्न होता है कि बाढ़ आने से होने वाले नुकसान को अपने शब्दों में लिखो। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि बाढ़ आने पर लोगों को अपना घर दरवाज़ा छोड़ना पड़ता है, खेती बाड़ी नष्ट हो जाती है और लोग जो हैं अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। पशु पक्षियों को भी तकलीफ उठानी पड़ती है, खाने पीने की तकलीफ हो जाती है। ऊंची जमीन की विशद पट्टी, विशद यानी बहुत बड़ी पट्टी पर रेलवे लाइन बिछी हुई है। महानंदा पानी के आछितिज विस्तार के बीच चली जा रही। आछितिज यानी क्षितिज तक, किनारे तक चली जा रही है। कुछ स्टेशनों के करीब राहत शिविर लगे हुए, शिविर को आप कैंप कहते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि जब लेखक आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों के पास जो स्टेशन है वहाँ पर जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनको लाकर ठहराया गया है, कैंप लगा है, वहीं पर वो टेंट में रह रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या विस्फोटक बच्चे खेल कूद रहे हैं। सर्वहारा परिवार, सर्वहारा अर्थात गरीब परिवार की एक स्त्री शिविर के द्वार पर बैठी दर्पण के सामने केश विन्यास कर रही है। केश यानी बाल, विन्यास करना यानी संवारना। लेखक आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि जहाँ पे राहत शिविर स्टेशनों पे लगे हुए हैं, जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे उनके लिए कैंप लगाए गए हैं। ऐसे लोग अपना घर द्वार छोड़कर इन राहत शिविरों में आकर बैठे हुए हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों को देखकर लगता है कि हमारे देश में जनसंख्या कितनी अधिक है। वहाँ पर जो बच्चे हैं, गरीबों के, जो बाढ़ पीड़ित लोगों के बच्चे हैं, उन स्टेशनों के ऊपर खेल कूद रहे हैं। गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उसी कैंप में रह रही हैं। और लेखक यह बताना नहीं भूलते कि एक गरीब परिवार की जो महिला है वह शीशे के सामने बैठी है और अपने बालों को बना रही है, संवार रही है। दर्पण मतलब शीशा। खेल कूद शब्द युग में यह जो चिन्ह है, इस चिन्ह को आप कहते हैं योजक चिन्ह। यह चिन्ह आप जानते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। बिहार का शोको का कोशी, अगर शमशान भूमि में भी शिविर लगा दिया जाए तो भी वह विस्थापित परिवार की कुलवधु मसान की पीठ पर बैठकर भेड़ी संहार करेगी। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। लेखक आगे बताते हैं कि वहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आती है। वह क्षेत्र हमेशा पानी में डूबा रहता है। न जाने कितने लोग पानी में बह जाते हैं, लोगों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, खेती बाड़ी नष्ट हो जाती है। उसके बाद भी वहाँ के लोग जीवन से हार नहीं मानते हैं, वे आगे बढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। पानी कम होने पर वे लोग वापस लौट आते हैं। लेखक जी विशाखा उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन स्थानों की जो महिलाएं हैं वे बहुत मजबूत होती हैं। वहाँ की जो कुलवधु है अर्थात स्त्रियां हैं, अगर शमशान भूमि में भी कैंप लगा दिया जाए रहने को तो वहाँ पर भी बैठेंगी और बैठकर अपनी बेड़ी अर्थात बालों को बनाया करेंगी। इधर बाढ़ में डूबा बिहार पानी से मुक्ति चाहता है। मुक्ति यानी छुटकारा। तो प्रश्न बन गया कि यह राज्य बाढ़ के पानी से मुक्ति चाहता है, आजादी चाहता है। उत्तर हुआ बिहार। उधर महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड परम वृष्टि पाकर निहाल हो रहे हैं। लेखक आगे बताते हैं कि एक तरफ जो है बाढ़ अधिक पानी से जूझ रहा है, वहीं पर महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है मराठवाड़ा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र। वहाँ पर अक्सर बारिश नहीं होती है, लेकिन इस साल खूब अच्छी परम यानी बहुत अच्छी वृष्टि अर्थात बरसात हुई, जिसके कारण वो निहाल हो रहे हैं। निहाल हो जाना
यह मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। लेखक कहते हैं कि यह तो प्रकृति का नियम है कि कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे सूखा है, कहीं पर सुख है, कहीं दुख है। पानी के कारण जहाँ बिहार त्राहि त्राहि कर रहा है, तकलीफ में है, वही महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र बुंदेलखंड, जहां हमेशा सूखा रहता था, वहां इस वर्ष बरसात हुई है, जिससे वहां के लोग प्रसन्न हैं। तो वही कहीं खुशी कहीं गम। कटिहार के बाद, कटिहार एक स्टेशन है, क्षेत्र है बिहार का, बाद भू दृश्य बदलता है। बाढ़ के दृश्य अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। शाम का धुंधलका उतर रहा है, धुंधलका अर्थात अंधेरा। लेखक आगे बढ़ते हैं, वे कहते हैं कि धीरे धीरे शाम हो रही है, कटिहार आ चुका है, उसके बाद बाढ़ का पानी अब दिखाई नहीं दे रहा है, अब शाम होने लगी है, चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा है। शाम का समानार्थी है संध्या। बिहार रात की बाहों में और मैं निद्रा के अनंत में। लेखक कहते हैं कि अब रात हो गई थी, बिहार के लोग रात के समय एकदम शांत होकर सो रहे थे और लेखक को भी निद्रा अर्थात नींद आ रही थी। वे भी अनंत यानी कभी में समाप्त होने वाली नींद में सो रहे थे, अर्थात पूरी तरह से नींद के आगोश में थे, वे भी सो गए। सवेरा हो गया, सवेरा का समानार्थी सुबह, सवेरा हो गया। दक्षिण बिहार की धान मेखला रात में आई और चली गई। धान मेखला, मेखला यानी करधनी। लेखक आगे बताते हैं कि अब तक उत्तर बिहार की बात किए, दक्षिण बिहार में वहाँ पर धान की बहुत अच्छी खेती होती है, वहाँ पर धान की फसल उगाई जाती है। रात के समय ही वह क्षेत्र आया और चला गया। मुगल सराय पीछे छूट गया है। मुगल सराय यानी लेखक अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में आ गए। महानंदा चुनार मिर्जापुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी। आगे लेखक बताते हैं कि धीरे धीरे करके उनकी गाड़ी जो है महानंदा एक्सप्रेस, वह विंध्याचल के आसपास के क्षेत्र में है, चुनार के क्षेत्र में है, मिर्जापुर के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। तो यहाँ पर प्रश्न जो बनता है वही है कि यह क्षेत्र पीछे छूट गया, उत्तर हुआ मुगल सराय। अगला प्रश्न लेखक का यहाँ पे बन सकता है परिच्छेद से कि लेखक की गाड़ी यहाँ प्रवेश कर चुकी है, तो वह होगा चुनार मिर्जापुर क्षेत्र में। ये योजक चिन्ह है। यहाँ पे अगर देखें तो प्रश्न आपका बनता है परिच्छेद में आए हुए क्षेत्रों के नाम, मुगल सराय, चुनार, मिर्जापुर। दक्षिण भारत में यह फसल उगाई जाती है, तो उत्तर होगा धान उगाया जाता है। अब बात आई चुनार मिर्जापुर की, तो लेखक देवकीनंदन खत्री की बात करना नहीं भूलते। वे कहते हैं, कहाँ है देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में वर्णित वे रहस्यमय जंगल और खोह कंदराएं। खोह कंदरा यानी गुफा। देवकीनंदन खत्री यह एक बहुत बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार का नाम है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े जासूसी उपन्यास लिखे हैं, रहस्यमय उपन्यास लिखे हैं। एक उपन्यास था चंद्रकांता, इसके ऊपर धारावाहिक भी बन चुका है, जिसमें पूरा का पूरा सस्पेंस रहता है, राजाओं महाराजाओं की बात रहती है। और दूसरा उपन्यास है चंद्रकांता संतति, इसमें भी उन्होंने जासूसी के बारे में, सस्पेंस के बारे में बताया है, लिखा हुआ है। वर्णित करना यानी लिखना, वर्णन में इत प्रत्यय लगाया तो वर्णित हुआ। रहस्यमय यानी छिपे हुए। लेखक यहाँ पे बताते हैं जब चुनार मिर्जापुर पहुँचे तो वहाँ पे का वर्णन देवकीनंदन खत्री ने अपने उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में किया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि वहाँ पर उस क्षेत्र में रहस्यमय जंगल हैं, गुफाएं हैं। लेखक को वे गुफाएं कहीं पे दिखाई नहीं देती हैं। यह चिन्ह जो हुआ यह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह चिन्ह जो है यह आपका योजक चिन्ह है। रेलवे लाइन के आसपास कुछ जंगली पेड़, कटी पिटी जमीन और नदी नाले के पार्श्व में रहने वाले सरपत अवश्य दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे
लेखक बताते हैं कि वहाँ पर हमें गुफा तो नहीं दिखाई पड़ी जो जिसका वर्णन देवकीनंदन खत्री ने अपने उपन्यास में किया था, लेकिन वे कहते हैं कि रेलवे लाइन, रेलवे पटरी के आसपास में, अगल बगल में, वहाँ पे हमें जंगली पेड़ दिखाई पड़े, काटी गई या पाटी गई जमीन दिखाई पड़ी, नदी और नाले की पीछे की तरफ, पार्श्व मतलब पीछे की तरफ सरपत, सरपत एक आप जानते हैं जंगली घास होती है, अगर वो शरीर से टच कराओ तो वह चीर देती है, चीरा लगा देती है। तो लेखक को रेलवे लाइन के आसपास यह दिखाई पड़ा। उत्तर होगा जंगली पेड़, दूसरा होगा कटी पिटी जमीन, तीसरा होगा नदी नाले के पास में रहने वाले सरपत दिखाई पड़े। कटी पिटी यह शब्द युग्म हुआ, आसपास शब्द युग्म हुआ, नदी नाले शब्द युग्म हो गया। यहाँ पर आपका ये कटी पिटी, नदी नाले और आसपास के बीच जो चिन्ह है यह योजक चिन्ह है। ये प्रतीक हैं जंगल के, नदी नाले के। अब हम प्रकृति को प्रतीकों में देखा करेंगे। प्रतीक क्या होता है? जो चीज नहीं दिखाई पड़ते हैं उनके हम बिंब मान लेते हैं, प्रतीक मान लेते हैं। लेखक आगे वर्णन करते हैं कि वहाँ जो पानी है वहाँ उन्हें क्या कुछ दिखाई पड़ा। पानी में प्रसन्नचित खड़े हैं धान, प्रसन्नचित यानी हरे भरे खेत हैं, खुश हैं। चित्त मतलब मन। लेखक आगे बताते हैं कि जब उनकी ट्रेन आगे बढ़ती है मिर्जापुर से और चुनार से, तो वहाँ पे उन्हें धान के खेत दिखाई पड़ते हैं, धान की फसल बहुत अच्छी है। नीचे रेलवे लाइन के किनारे वर्षा ऋतु ने जगह जगह जलाशय बना दिए। लेखक आगे का वर्णन करते हैं। लेखक कहते हैं कि बरसात खूब हुई है, बरसात के कारण जहाँ जहाँ पे गड्ढे थे वहाँ पे पानी भरा हुआ। जलाशय का अर्थ है तालाब, जगह जगह शब्द युग में है। कुएं से समन्वित है ये जलाशय। कुएं क्या होता है? कुंज बेरा होता है, उसमें सफ़ेद फूल दिखाई पड़ते हैं। बरसात के मौसम में गांव के तालाबों में दिखाई पड़ता है, वह कमल के जैसा ही दिखता है। जलाशय मतलब तालाब। अचानक एक जलाशय दृष्टिपथ में आता है और अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ मेरे मानस फलक पर अंकित हो जाता है। नहीं मिटेगी जन्म जन्मांतर तक वह छवि। छवि यानी वह छाया, वह चित्र। जन्म जन्मांतर, जन्म अर्थात जब तक जीवन है, जन्मांतर अर्थात जीवन के बाद भी। अंकित अर्थात उस पे चित्रित हो जाना। मानस फलक अर्थात मस्तिष्क पर। दिव्यता अर्थात चमक के साथ। संपूर्ण यानी पूरा। दृष्टिपथ अर्थात रास्ता। लेखक आगे बताते हैं कि उनकी निगाह में अचानक एक तालाब आता है, रास्ते में दिखाई पड़ता है। वह बहुत ही मनोरम, बहुत ही दिव्य था और उसका चित्र देखकर, उसकी छवि देख करके लेखक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके मस्तिष्क के ऊपर उसका चित्र छप जाता है। लेखक कहते हैं कि वह चित्र, वह छवि, वह फोटो वो अपने जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। जलाशय का पानी उज्जवल नीलमणि सा दमक रहा है। आखिर किन कारणों से लेखक उसे नहीं भूल पाएंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पानी की विशेषता है तालाब की। उज्जवल यानी सफेद, नीलमणि यानी नीले रंग के पत्थर के समान। जैसा आपका सोना होता है, चांदी होती है, हीरा होता है, मोती होता है, उसी तरह नीलमणि एक पत्थर होता है नीले रंग का। लेखक कहते हैं कि उस तालाब का जो पानी था सफेद रंग का था और कुछ कुछ नीला था और चमक रहा। दमकना यानी चमकना। अपने अपने मृणाल पर, मृणाल का अर्थ होता है कमल की जो जड़ होती है, डंठल। प्रार्थना मय मुद्रा में पानी में खड़ी है कुमुदनियां। जो कुई होती है उसे कुमुदनी भी कहते हैं, कमल की पत्नी होती है वह। लेखक कहते हैं कि उस तालाब में बहुत सारे कुई यानी कमल की पत्नी कुमुदनी, कमलिनी वहां पे अपने डंठलों में खड़ी हैं और वह फूल खिला हुआ है। उसे देखकर लग रहा है कि जैसे वह प्रार्थना कर रही है। खिली अधखिली अनखिली। उन कुमुदनियों की, उन कमलिनियों की विशेषता क्या है कि वह खिली भी है। कोई कुमुदनी खिली है पूरी तरह, कोई आधी खिली है, कोई अनखिली यानी बिल्कुल नहीं खिली है।
तो यहाँ प्रश्न आपके बन रहे हैं। प्रश्न यह बन रहा है कि जलाशय के पानी की विशेषता उज्ज्वल नीलमणि के समान दमक रहा था वहाँ। और अगला हुआ कि जलाशय की विशेषताएं, तो उस उत्तर अलग होगा। एक बॉक्स में आएगा कि वहाँ का पानी उज्ज्वल नीलमणि सा दमक रहा था, दूसरे में आएगा कि वहाँ पर मौजूद कुमुदनियाँ अपने मृणाल पर प्रार्थनामय मुद्रा में खड़ी थी, कुछ खिली थी, कुछ अधखिली, कुछ अनखिली थी। पानी पर ठहरे कुमुदनी पत्र, और आप जानते हैं कमल का जो पत्ता होता है उसे ही पत्र कहा गया है। तो कुमुदनी जो है कुई को कहा जाता है, कमलिनी को, कमल की पत्नी को कहा जाता है। तो वह जो है उसके पत्ते वहाँ पानी पर पूरे फैले हुए हैं। पानी के अरण्य मतलब जंगल में विहार कर रही नन्ही नन्ही मछलियाँ। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न बनता है वह महत्वपूर्ण है कि लेखक जलाशय को इन कारणों से नहीं भूल पाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उत्तर होता है। नन्ही नन्ही शब्द युग में है। जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़ी है एक घास नरई। छिछले यानी जहाँ पानी कम होता है। अब नरई पाठ है, उसके बारे में लेखक बता रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि यह तालाब में पानी में बरसात में पाई जाती है। खोखला डंठल होता है, लगभग 2 फीट के आसपास नरई होती है। यह एक घास है। इसमें न कोई गांठ न कोई पत्ता, इसमें कोई गांठ या पत्ता नहीं होती है। भीतर से पूरी तरह खाली और खोखली होती है। यानी अगर उसको तोड़ लीजिए, दोनों तरफ से कट कर दीजिए, एक तरफ से अगर आप फूकेंगे तो दूसरी तरफ हवा निकल जाएगी, वह पूरी तरह खोखली होती है। एक नरम शलाका सूर्योन्मुखी, शलाका सूर्योन्मुखी अर्थात ऊंचाई पर सूर्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर नरई की क्या विशेषताएं हैं उसको बताया गया है कि नरई में कोई गांठ नहीं होती है, उसमें कोई पत्ता नहीं होता है, वह भीतर से पूरी तरह खाली और खोखली होती है और बहुत ही नरम होती है, मुलायम होती है और वह सूर्य की तरफ हमेशा जैसे बढ़ते हुए दिखाई देती है। कोई देखे न देखे, कोई चिन्हे न चिन्हे, कोई जाने न जाने, सृष्टिकर्ता तो देखता है। सृष्टिकर्ता यानी भगवान। लेखक कहते हैं कोई नरई की तरफ ध्यान दे या न ध्यान दे, कोई उसे पहचानता हो या न पहचानता हो, कोई उसे जानता हो उस घास को या न जानता हो, लेकिन जो बनाने वाले हैं भगवान हैं, वे तो उसे बनाए, वे उसे जानते हैं। सृजनहार तो चिन्हता है। सृजनहार अर्थात भगवान, चिन्हना अर्थात पहचानना। प्रतिपालक तो जानता है, प्रतिपालक अर्थात भगवान। शायद गंगा पार काशी के मध्यकालीन संत ने नरई के किसी पूर्वज को कहीं देखा था और एक कालजयी साखी रच दी थी। मध्यकालीन जब तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास, सूरदास ये सभी संत महात्मा हुए थे, लेखक कहते हैं उसी समय में किसी संत महात्मा ने गंगा के उस पार काशी के पास में नरई को किसी ने देखा था, संत महात्मा ने, और उसने एक कभी न मरने वाली कालजयी यानी अमर एक साखी, साखी यानी जैसा दोहा होता है उसी तरह से कविता का एक तरीका है, एक साखी रच दी थी। सत गंडी कौपीन दे साधु न माने संग, राम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंग। सतकंडी कौपीन दे, सतकंडी कौपीन दे, कौपीन क्या होती है? कौपीन जो है उसी की विशेषताएं बताई गई हैं कि जो नरई है साधु न माने संग। सतकंडी कौपीन दे, साधु जो होता है अपने साथ में किसी भी को साथ में लेकर चलता है, वह किसी चीज का बुरा नहीं मानता है। राम अवल माता रहे गिने इंद्र को रंग। आगे कवि कहते हैं कि अगर इंसान अपने माँ के पास में रहता है तो इंद्र को भी वह रंग के समान गरीब मानता है। भस्म सनात देह पर 7 गांठों से गठा कौपीन धारण कर साधु जब भागीरथी के तट पर सूर्योदय से खड़ा होता है तब वह जीवन और जगत का महानायक हो जाता है। लेखक यहाँ पे बताते हैं
कि जो कौपीन है, जैसे एक साधु महात्मा होता है, वह अपने सिर पे पगड़ी बांध लेता है और अपने शरीर पर भस्म लगा लेता है, राख लगा लेता है। साधु न माने संग, तब उसके मन में कोई संदेह नहीं रहता है। राम अमल माता रहे, इंद्र गिने इंद्र को रंग। और जब बच्चा अपनी माँ के सामने रहता है तो वह अपने आप को बच्चा राम ही समझता है और इंद्र को भी वह गरीब मानता है। लेखक यहाँ कहते हैं कि भस्म सनात यानी राख देह पर लगाए 7 गांठों से गठा कौपीन धारण कर साधु जब भागीरथी के तट पर सूर्योदय से खड़ा होता है तो वह जीवन और जगत का महानायक हो जाता है। लेखक यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं साधुओं का। वे कहते हैं कि भागीरथी गंगा को कहते हैं। गंगा नदी के किनारे जब सूर्योदय होता है तो वहाँ पर सूर्योदय के समान ही साधु महात्मा अपने शरीर पर भस्म इत्यादि लगाकर लंबे चौड़े शरीर वाले साधु खड़े हो जाते हैं तो वे किसी को अपने से बड़ा नहीं मानते हैं, तो वह जीवन और जगत का महानायक हो जाता है, जिसका तेज प्रताप देख पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रोमांचित हो उठते। तो लेखक कहते हैं कि उस साधु सन्यासी को देखकर 5 तत्वों से बना हुआ मनुष्य जो है वह प्रसन्नचित्त होता है, आश्चर्यचकित होता है। पंच महाभूत जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को कहते हैं, कहा जाता है इन्हीं से हमारे शरीर की रचना हुई। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।